नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। इससे पहले अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने आप लोगों को पहले एक वीडियो इससे पहले वाला पार्ट अपलोड कर दिया था। अगर वो वीडियो किस तरह का आपको समझ में आया और किस तरह से आपकी नॉलेज में ज़रूर वृद्धि की गई होगी उसमें, तो आप अगर ये वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले प्लेलिस्ट में वो जा कर के आप वीडियो सर्च करिए, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये भी वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। और मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ, हमारा जोर रटाने पर नहीं बल्कि समझाने पर होता है। क्योंकि नई शिक्षा पद्धति भी यही कहती है कि बच्चों को कोई भी ज्ञान रटाया ना जाए, बल्कि उनको उस कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाना चाहिए। और हमारा भी यही होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें सीखेंगे, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना इसमें आए, चाहे ज़ीरो लेवल हो आप, फिर भी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं प्रूव भी करता हूँ। तो यहाँ पर इससे पहले हमने द्रव्य के बारे में जाना, उसके कुछ मूलभूत गुणों के बारे में भी जाना। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो द्रव्य की प्रावस्था हमने लास्ट टाइम देखे हुए थे, तो वहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई थी मुख्य रूप से, कि एक थी ठोस और दूसरी थी द्रव और तीसरी थी गैस। अब यहाँ पर बच्चों में आपको एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पर, कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हम लोग उठाते हैं सबसे पहले ठोस को। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं उनकी विशेषताओं को। अब देखिए, कोई भी ठोस है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। मतलब क्या हुआ, देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि एक आपको बेलनाकार पेन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या इसको गोल तो नहीं कहोगे ना, नहीं कहेंगे, तो आकार कैसा है, निश्चित है। अगर आप कोई भी चीज़ है, यहाँ पर एक इसको देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक आपको ये मतलब आयत या आप कहें वर्ग की तरह दिख रहा है, तो ये इसको लंबा तो नहीं कह सकते, आप गोल तो नहीं कह सकते। क्यों भाई, इसका आकार निश्चित है। अब देखिए यहाँ पर आयतन। अब आयतन का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये इतना लंबा पेन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मैं कहूँ कि मैं एक इतनी सी सीसी में इसको रख पाऊँ, इसमें रख दूँ, तो क्या रख पाएगा, पूरा बनेगा, वो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आकार और जो आयतन है वो भी कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयतन और आकार इस प्रकार ठोसों का निश्चित होता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। अब संपीड़ितता क्या होती है, संपीड़ितता होती है सिकुड़ने का गुण। सिकुड़ने का गुण मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक गुब्बारा लिया, उसको सिकुड़ दिया, तो वो सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। लेकिन क्या आप इसको सिकुड़ दोगे, नहीं, ये तो नहीं सिकुड़ रहा ना। तो संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। अब जैसे आपको कोई ईंट दे दो, कहे भाई दबा दो सिकुड़ जाए, नहीं सिकुड़ेगी। तो यहाँ पर इनकी संपीड़ितता कैसी होती है, नगण्य। नगण्य शब्द का मतलब होता है ना के बराबर। समझ रहे हैं ना, क्या होता है, ना के बराबर। अगला हम देखें, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार बनाए रखता है। तो देखिए बेटे, ये है कि बाह्य बल लगाने पर अपना आकार बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको हम बाह्य बल लगा रहे, भाई इसको सिकोड़ रहे या इसको दबा रहे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ये सेम का सेम है। मतलब इसने क्या किया, हम बल लगा रहे फिर भी अपने आकार को चेंज नहीं होने दे रहा। तो ये क्या है, बाह्य बल लगाने पर भी अपने आकार को नहीं बदलने दे रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये इस चीज। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो ये दृढ़ होते, मतलब इसका सीधा सा होता कठोर से, रिजिड। देखिए दृढ़ है मतलब ये मुलायम नहीं है। मतलब मुलायम मतलब ये कि यहाँ पर अपनी आकृति वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं करती। तो मतलब कैसे है, ये कठोर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनके अवयवी कणों के बीच में, कल भी मैंने दिखाया था डायग्राम के माध्यम से कि इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। इस वजह से ही ये मतलब इनका आकार निश्चित होता है। और आकार और आयतन मतलब निश्चित होने का आकार, इनका यही रीजन है कि इनके बीच में कोई भी मतलब स्पेस नहीं होता है। और स्पेस नहीं है तो फिर कैसे चेंजेस करेंगे अपने आकार को, नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक ईंट आपका एग्जाम्पल है, आपका एक मतलब ईंट, एक पत्थर आपका ये किस एग्जाम्पल में रहेगा, ठोस में रहेगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं, ठोसों से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि
कि ठोस क्या नहीं करते, अपने आकार नहीं बदलते हैं, लेकिन रबर तो अपना आकार बदलती है ना। तो क्या इसका मतलब रबर ठोस नहीं है, द्रव है? क्या गैस है? नहीं। रबर देखिए क्या है, रबर को आप देखते हैं तो उसको खींचते हैं और फिर वो अगर आप उस पर बल लगाना कर देते तो फिर वापस आ जाते हैं। इससे तो कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि ये जो ठोस है अपना आकार बदलते नहीं है, तो मैंने ठीक ही कहा था, लेकिन यहाँ पर रबर की बात है तो रबर में देखो क्या होते हैं, उनके जो अणु है, समझ रहे, वो क्या करते हैं कि जब आप उस पर बल लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो उस स्थान से मूव हो जाते हैं और वापस जब आप उस पर से बल हटाते हैं तो फिर अपने उसी स्थान पर आ जाते हैं। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि रबर क्या मतलब ठोस नहीं है, बिल्कुल ठोस है। तो सबसे पहली बात कि रबर ठोस है, पर इसमें आप जब भी बाह्य बल लगाते तो इसका आकार बदल जाता है, लेकिन जब भी आप बल उसको हटाते तो आपको पता है सेम की सेम हो जाती है, मतलब वो अपनी मूल आकार में आ जाती है, यही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप अत्यधिक बल लगा दो वो उसकी सहन सीमा से ज़्यादा, कि जितने सीमा तक वो मतलब अपने आकार में परिवर्तन करता हो वापस आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो हो जाएगी उसकी सहनशीलता से ज़्यादा बल। तो अगर इतना लगा दोगे ना तो फिर वो टूट जाएगा बच्चों। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये ठोस नहीं है, ठोस है। अब आप देखेंगे कि प्रश्न एक दूसरा आप देखिए कि जैसे चीनी और नमक है, आप इसको विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर ये आकार को ये बर्तन का आकार ले लेते, तो क्या चीनी और नमक ठोस है? अब जैसे देखिए मैंने कहा कि इनका आकार तो निश्चित होता है, लेकिन अगर देखिए चीनी है और चीनी को अगर आप पानी में घोल दीजिए तो फिर तो उसके आकार का पता ही नहीं चलता ना, फिर क्या हुआ उसके आकार का? तो क्या ये ठोस नहीं है? नहीं दोस्तों, ये ठोस है। फिर ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि जब इसको आप प्लेट में लेंगे या किसी भी जार में आपने पानी ले रखा है और जब मतलब इसमें आप उसको मतलब डालते हैं तो ये क्या कर देते हैं, अपना आकार मतलब नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बल्कि ये इनका जो वो संरचना है उसका आकार बदल जाता है। यहाँ पर देखिए हाँ ये चीनी नमक ठोस है क्योंकि इन्हें हाथ या प्लेट पर या जार में लेने पर इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। मतलब ये है कि वो उसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो एक अवस्था परिवर्तन है। लेकिन आप कहो कि जैसे हाथ में अगर आपने हाथ में लिया तो क्या शक्कर के क्रिस्टल का आकार बदलता? नहीं बदलता। तो पानी में तो वो घुल जाते हैं, वो बात एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला स्पंज क्या है और क्या ये ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न संभव होता है क्या? स्पंज, सबसे पहली बात स्पंज होता क्या है? स्पंज होता है जैसे आपने देखा होगा जो गद्देदार कुर्सी होती तो उसमें अंदर एक फॉर्म टाइप का निकलता है, हाँ वही जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अगर आप पानी में डाल लो तो पानी को बहुत सारे पानी को सोख लेता है। उसको आप मतलब दबाओ तो वो दब जाता है और फिर वापस करो तो फिर वापस आ जाता है। तो क्या वो ठोस नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उसके बीच में छिद्र है। वो छिद्र है उसमें क्या है? उसमें स्वाभाविक सी बात है वायु होती है और जब वायु होती है और जब आप उसको दबाते हैं तो वायु क्या होती है? बाहर निकल जाती है। लेकिन आप जैसे ही बल हटाते हैं तो वो वायु वापस उसमें भर जाती है। तो फिर क्या ये ठोस नहीं है? ठोस है। तो स्पंज, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है और जब हम इसे दबाते हैं तो इसमें भरी वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो ये थे दोस्तों एक मतलब आपको जो कुछ इसकी विशेषताएं थी ठोस की और उससे कुछ डिफरेंट आपको लगने वाले। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे ठोस हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। यहाँ पर देखते हैं द्रव अवस्था। अब हम आते हैं द्रव अवस्था पर। अगर इससे पहले अगर आपको ये वीडियो समझ में अगर थोड़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं होती कि कोई चीज़ आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार में ही समझना तो अपने इस माइंड लेवल की सुनने की कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए। मतलब जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कोई भी एक्टिविटी नहीं करिए, बिल्कुल सारा कंसंट्रेट मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर होना चाहिए। और इससे पहले अगर आपने वीडियो ये नहीं देखा है तो आप जा कर के इससे पहला पार्ट ज़रूर देखिए। वो और ये जब उसको पहले देखेंगे और सेकंड बार इसको देखेंगे तो फिर आपकी उसमें लिंक अलग ही होगी। मतलब इसको भी देख सकते हैं पहले, लेकिन इसको देखने के बाद ज़रूर वो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो नॉलेज है बिल्कुल जड़ तक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर। तो द्रव अवस्था क्या है, तो देखिए यहाँ पर द्रव अवस्था में आप देखेंगे
कि जैसे पानी है किस अवस्था में है? द्रव में। दूध द्रव, पेट्रोल डीजल क्या है? द्रव। ये क्यों है ऐसे? ये आखिर इनके बीच में होता है रिक्त स्थान, और इस वजह से ये अपना आकार परिवर्तन कर सकते हैं। आकार परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर ऐसा आकार परिवर्तन का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने एक अभी एक लंबे गिलास में दूध को भरा या पानी को, अब आपने उसको एक गोल बर्तन लाया उसमें डाला, तो उसका आकार क्या हो जाएगा? गोल भी तो हो जाएगा। पहले तो लंबा था, लेकिन क्या ये ठोस है? इसको अगर आप गोल वाले बर्तन में रखेंगे तो क्या ये गोल हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आकार निश्चित है। और लेकिन अगर आप देखें तो इसका आकार देव का निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर है वो, अगर आप 1 लीटर का बर्तन ही चाहिए उसको रखने के लिए, आप सोचे कि आधा लीटर के बर्तन में उसको समाहित कर दिया जाए द्रव को, नहीं कर पाएंगे आप। तो क्यों? क्योंकि इसका आयतन आपका निश्चित होता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, इसमें तरलता बहाव का गुण होता है। देखिए जो भी आप द्रव को डालिए तो ऊपर स्थान से नीचे की ओर बहने लगेंगे। ये क्या है? तरलता है, यही तो बहाव है। ये क्यों होता है? इनके अणु फ्री होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा, बताया था हमने चित्र पे। इसमें थोड़ा सा संपीड़न संभव, थोड़ा सा क्यों? अब जैसे मैंने आपको वहां पर इस तरह से बताया था कि इनके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है। अब जब इन पर मान लीजिए आपने यहाँ पर इनके बीच में आप बल लगाएंगे और इधर से, तो स्वाभाविक सी बात है ये अपने किस स्थिति में आने का प्रयास करेंगे? ये इस स्थिति में आने का प्रयास करेगा, और इस स्थिति में प्रयास करेगा आने का, तो फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ही संपीड़न होगा, मतलब ये इधर की ओर खिसक सकते, थोड़ा सा। वो हम ऑब्जर्व भी शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है इनके अवयवी कणों के बीच थोड़ा रिक्त स्थान, बात वही है। अगला वातावरण की गैसें इसमें घुल सकती हैं, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारी गैसें इसमें घुल सकती हैं। कैसे? देखिए आप यहाँ पर अगर घुल नहीं सकती होती तो फिर जलीय जीव कैसे जिंदा है? आप मछली देखिए, और भी जलीय जीव आप देखते हैं पानी के अंदर रहती हैं, और वो क्या है? जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आपने अभी स्पेस पढ़ा, तो यहाँ पर क्या रहती है? विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ पर इसके बीच में घुली रहती हैं। इनके बीच में जो अंतर अवकाश है वहाँ पर ये घुली रहती है, और इस वजह से ही क्या होता है? जलीय जीव जैसे मछली, आप इसमें कैसे जिंदा रह पाते हैं और वो सांस लेते हैं? वो उनके लिए विशेष अंग होते हैं, जैसे गलफड़े, वो क्या करती है? पानी से ऑक्सीजन को मतलब अपने शरीर को दे सकती है। तो इस तरह से आप ये चीजें भी देख पाए। अब देखिए आप जलीय जंतु सांस कैसे लेते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है वो गलफड़ों के माध्यम से पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको ही सांस में लेते हैं। गैस अवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है? अरे जी ऑक्सीजन, आपके चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो इनके बीच में तो देखिए इनका ना तो आयतन निश्चित हो ना आकार। क्यों आयतन आकार क्यों नहीं है निश्चित? दिखती थोड़ी हमको कैसी है, किस प्रकार की है गैस में? लंबी है, चौड़ी है, आयताकार है, वृत्ताकार है, गोला, नहीं पता हमको, दिखती नहीं है। कहाँ से आकार निश्चित हो जाए? कैसे हम बता दें कि कैसी है गैस? आयतन, आयतन इसलिए निश्चित नहीं है इनका कि आप ऐसा नहीं कि कोई एक मतलब जो गैस की जो एक निश्चित गैस है, मान लीजिए आपने 1 लीटर बर्तन में जो गैस भरी, तो आप कहेंगे कि इसका आयतन इतना ही नहीं, उसके आयतन को बढ़ाया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। अगर उस पर आप दाव लगा रहे बाहर से तो फिर गैस से, क्योंकि आपने देखा था अगर आप इनको इस तरह इनके अणुओं के बीच में बहुत स्पेस होता हो, जब इन पर आप प्रेशर लगाओगे, दबाव लगाओगे और इनको ठंडा करोगे, तो ये कैसे पास पास आ जाएंगे? जब पास पास आएंगे तो किस अवस्था में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो फिर इस तरह से उनका आयतन भी आप निश्चित नहीं कह सकते हो। मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर अपन देखें संपीड़ितता बहुत होती है, बिल्कुल होती है। आप देखिए एलपीजी सीएनजी को देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो गैस होती है सिलेंडर में, इसको आप देखिए जैसे वैसे आप हिला के दिखेगा तो वहाँ पर आपको द्रव की पानी की तरह भरा रहेगा, लेकिन देखिए आप जैसे आप खोलते हैं वहाँ तो गैस निकलती है। उसका रीजन साफ होता है कि वहाँ पर उसमें दबाव लगा करके उसको जबरदस्ती कुल मिलाकर के उसको गैस से द्रव अवस्था में लाया गया है, और जब उसके अणु पास पास में जैसे ही बाहर रिक्त स्थान मिलता है वो फिर से कैसे हो जाते, दूर दूर हो जाते, इस वजह से गैस हमें दिखाई देती है, वो गैस सॉरी हमें महसूस होती है। अब यहाँ पर अपन देखें विसरण की दर बहुत अधिक हुई, मतलब देखिए आप
गैस को मतलब थोड़ा यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर अगरबत्ती लगा दीजिए, वहाँ पर जो धुआं निकलता है वो आपके उस सारे में फैल जाती है। आप यहाँ पर परफ्यूम डाल के आ गए तो सारी क्लास को पता चल जाए कौन बंदा परफ्यूम डाल के आ गया। किस वजह से? विसरण के द्वारा। इनके कणों की गति अनियमित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अणु पात में इधर उधर ऐसी गति करते हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग चारों तरफ गति करते हैं, कोई आकार नहीं होता है, चाहे जैसी गति कर रहे हैं। ये होता अनियमित, इधर उधर मतलब गति करते हैं। इनके कणों द्वारा बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दाब उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपका बर्तन है तो उस बर्तन में जो ये अणु है उसके गैस के टकराते तो क्या करते हैं? उस पर दबाव पैदा करते हैं, और आप उस पर इतना ज़्यादा दबाव लगाते जाएंगे कि एक निश्चित समय आएगा कि जब दबाव की मतलब सीमा भी समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या उस बर्तन को ब्लास्ट कर देगा वो। क्यों? क्योंकि वो उस पर बाहर की ओर दबाव लगाता है, और जब वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और उसकी सहनशीलता से ज़्यादा आप गैस भरते ही जाओगे तो फिर क्या कर देंगे? उस बर्तन को या उस पात्र को तोड़ देंगे। इस तरह से आपने इन सारी चीज़ों को समझा हुआ है, और मैं यहाँ पर आपसे आशा करता हूँ कि आप अपना यहाँ पर खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे विद्यार्थी और छात्र की निशानी है। आप अपना जब हैंड राइटिंग से और मेहनत से यहाँ पर नोट्स तैयार करते हैं तो वो जो आउटपुट निकलता है वो बहुत ही शानदार होता है। और पढ़ाई में इतनी मेहनत करिए ताकि आपका आने वाला भविष्य अच्छे से सुधर जाए। और फालतू अगर आप चीज़ें देख रहे हैं तो उस पर अपना देखना बंद करिए। और जो चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होती है, टाइम वो होता है कि जब आप अपने टाइम का सही से यूज करते हैं तो आगे की जो भविष्य फ्यूचर है वो आपका किस प्रकार का होगा आज के टाइम पर ही डिपेंड करेगा। ये नहीं कि आप भविष्य में क्या करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। आप आज का दिन अगर आपका बेटर रहा तो कल का दिन आपका बेटर रहेगा। चलिए, आपको यहाँ पर चीज़ें किस तरह से समझ में आई कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सारे के इसके बारे में बताइए, सारे लोगों को बताइए, और उन तक अपना उनके माध्यम इस यहाँ से आप उन तक पहुँचाइए, इसकी लिंक शेयर करिए ताकि वे भी अपने नॉलेज में इंक्रीज कर सकें। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।